इस वीडियो में हम देखेंगे बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 7 और पार्ट 7 में हम डिस्कस करेंगे आईएमएफ के बारे में। क्या है आईएमएफ, एसडीआर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के बाद हम सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ क्या होता है, कैसे बना, क्या काम है इसका, और इससे रिलेटेड जो विभिन्न टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के बाद मेरे ख्याल से आपकी आईएमएफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्वेरीज होती हैं, सब खत्म हो जाएंगी। तो अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस के पिछले 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ पे नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ उन सभी पार्ट्स का, उस पर क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपका जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आप मोबाइल पे हैं तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में लिंक मिलेगा उन सारे पार्ट्स को देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं, आपको आईएमएफ के बारे में पता होगा क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका क्या है, फुल फॉर्म है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। शॉर्ट में ज़्यादातर यूज़ होता है आईएमएफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसका उदय हुआ। तो ये बात आपकी निकल के आती है कब की, वर्ल्ड वॉर सेकेंड से ये आपकी कहानी स्टार्ट हुई है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब आपका ख़त्म होता है, उसके बाद क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर के तहत, जैसा आप सबको पता होगा, बहुत सारे देशों को नुकसान उठाना पड़ा। बहुत सारे देशों की जो इकॉनमी है वो क्या हो गई, ख़राब होती गई। तो सबकी इकॉनमी एकदम भ्रष्ट पड़ी हुई थी। तो उसके बाद ये निर्णय किया सभी देशों ने कि अगर हम इसी तरह से अब आगे भी लड़ते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी इकॉनमी में सुधार तो आएगा नहीं, बल्कि वो और ख़राब ही होती जाएगी। तो इससे बचने के लिए सब ने सोचा कि क्यों ना हम अब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करें, या हम एक दूसरे का कुछ सहयोग करें, और एक दूसरे के सहयोग से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सन 1944 में एक आपका कॉन्फ्रेंस हुआ, बैठक हुई कह सकते हैं। कहाँ पे ये हुआ, तो इसे आप जानते हैं, बहुत ही फेमस है, जिसे कहा जाता है क्या, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इसे कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस आप सबको पता होगा कितना ये महत्वपूर्ण है, बहुत बार आप इसका नाम सुनते होंगे। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या निकला, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से आपकी 3 संस्थाओं का उदय हुआ। पहली संस्था थी आपकी क्या, वर्ल्ड बैंक, जिसे आप सब जानते हैं। दूसरी संस्था थी आपकी आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और तीसरा क्या था, GATT। GATT की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। तो ये 3 संस्थाओं का उदय हुआ, जिसमें से आज हम देखेंगे क्या, आईएमएफ के बारे में कि इसका काम क्या है, कैसे इसका फंक्शन होता है। तो इसकी शुरुआत तो हो गई 1944 में, लेकिन 1945 से इसने अपना काम शुरू किया। 1 साल बाद से आईएमएफ ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो आईएमएफ का अगर पूछा जाए इस समय कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप यहीं पे समझ लीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पैसे से रिलेटेड सारे हेडक्वार्टर्स आपके अमेरिका ने कब्जे कर रखे हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये है अमेरिका की ही राजधानी कहाँ पे, वॉशिंगटन DC में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और अगर पूछा जाए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसकी, तो वो कौन है, क्रिश्चियन लगार्डे इसकी क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो ये आप जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस हैं, इनको तो आप हमेशा ध्यान में ही रखिए, कभी भी कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन DC में, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, क्रिश्चियन लगार्डे। तो ये इसके क्या है, जो मेन पॉइंट हैं, ये आपको मैंने यहाँ पे बता दिए। तो ये हमको पता चला, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से निकला, इसका उदय हुआ, वहाँ से उसके 1 साल बाद इसने काम अपना करना शुरू कर दिया। चलिए अब हम देखते हैं आईएमएफ का स्ट्रक्चर क्या है। तो आईएमएफ का स्ट्रक्चर हम देखें तो टोटल हम देखें अगर मेन तो 3 भागों में लगभग हम बांट सकते हैं आईएमएफ को। पहला क्या होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। दूसरा क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। और तीसरा क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर। स्टाफ वगैरह को हम छोड़ के यहाँ पे रखते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इन तीनों से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन तीनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन आते हैं, जितने भी आईएमएफ के मेंबर कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज आप समझ सकते होंगे जो आईएमएफ का हिस्सा होते हैं, उन सब के या तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर FM, या फिर उन देशों के जो वहाँ का जो भी रिजर्व बैंक है, जो भी फेडरल बैंक है, वहाँ का जो गवर्नर है वो इसका हिस्सा बनता है, किसका, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। तो अभी अगर देखा जाए तो आईएमएफ में लगभग कितने देश हैं, तो लगभग 189 कंट्रीज़ आईएमएफ का हिस्सा हैं। ओके, अभी सबसे हाल में कौन सा देश बना हुआ है आईएमएफ का हिस्सा, साउथ सूडान। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, पूछी जा सकती हैं। साउथ सूडान इसका हिस्सा बना। उससे पहले कौन सा था? साउथ सूडान से पहले था आपका टुवालू नाम का देश था, वो हिस्सा बना हुआ था। तो 189 कंट्री कौन है? साउथ सूडान। तो इन सभी देशों के जो फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ जो गवर्नर्स हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का यहाँ पे हिस्सा बनते हैं IMF का। फिर दूसरे बात करते हैं क्या? एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके टोटल 24 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मतलब या कह लीजिए 24 आपके यहाँ के डायरेक्टर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या 24 मेंबर्स लिख दूँ कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे बात क्या होती है कि जैसे 189 कंट्रीज़ हैं, तो 189 कंट्रीज़ को इन 24 लोगों के अंडर में रखा जाएगा। अंडर में रखा जाएगा मतलब कि ये जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो भी डायरेक्टर्स होंगे ये 24 पार्ट में लगभग डिवाइडेड होंगे। कुछ के पास क्या होगा? कुछ के पास केवल एक ही देश का कार्यभार होगा कि वो केवल एक सिंगल कंट्री के लिए वोटिंग वगैरह जो भी करना होगा वो करेगा, और कुछ के पास 4 या 4 से अधिक देशों का कार्यभार सौंपा गया है। तो उस हिसाब से 24 देश यहाँ पे रखे गए हैं। तो इन 24 देशों में अभी की क्या कंडीशन है कि लगभग 8 देश ऐसे हैं, आपके 8 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो केवल सिंगल हैं, मतलब वो केवल एक ही कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो देश? पहला तो आपका USA हो गया, ये तो आप सबको पता होगा। दूसरा कौन सा है? जापान है देश। तीसरा देश कौन सा है? तीसरा है आपका फ्रांस है। चौथा देश कौन सा है आपका? द यूनाइटेड किंगडम, द UK। और पांचवा देश कौन सा है आपका? जर्मनी है। ओके, जर्मनी आपका पांचवा देश है। छठा देश आपका कौन सा है? तो छठा देश यहाँ पे आपको निकल के आता है चाइना। उसके बाद कौन सा है? फिर है आपका रशिया। ओके, फिर आपका आखिरी जो कौन सा देश है? सऊदी अरेबिया। तो ये आपके क्या हैं? ये 8 देश हैं जिनके जो भी आपके डायरेक्टर्स हैं वो केवल इन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे भारत का अगर देखा जाए तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, इनको मिला के लगभग, श्रीलंका, इन सब लोगों को मिला करके एक आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनता है। तो वो कौन है इसमें? भारत के लिए अगर बात करूँ तो कौन है? आप सबको पता होगा कौन है? सुबीर गोकरण अभी अभी बने हैं, तो वो आपके भारत के लिए या भारत का जो आसपास के देश हैं उनको लेकर के वो बने हुए हैं कि वो इन देशों के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का काम करेंगे। तो ये 8 देश आपको यहाँ पे देखने होंगे। पहले ये केवल 5 देश थे, चाइना, रशिया और सऊदी अरेबिया, बाद में और जुड़ गए हैं। ठीक है, तो आप अपनी नॉलेज को थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा अगर आपने पुराना पढ़ रखा है तो ये 24 मेंबर्स हो गए हैं। तो पहले क्या था कि यहाँ पे 5 सीटें, किसमें? एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 5 देशों की जो सबसे लार्जेस्ट इकॉनमी है उनकी सीटें रिजर्व होती थी कि उनमें से कोई भी चुनाव वगैरह नहीं होना है, वो रिजर्व ही कैटेगरी में। बाकी जो बचते थे उनमें क्या होता था? इलेक्शन होता था, वो इलेक्टेड होते थे सारी 189 कंट्रीज़ के द्वारा। लेकिन अब क्या हुआ, जो रिफॉर्म आ गए हैं उसकी वजह से ये आपका जो रिजर्वेशन है ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब जितने आपके 24 मेंबर्स हैं सबका चुनाव कैसा होता है? इलेक्शन के द्वारा ही होगा। तो ये रिफॉर्म के बाद की ये कंडीशन है। रिफॉर्म के बारे में अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या क्या रिफॉर्म्स थे और उनके लागू होने से अब क्या फ़ायदा और नुकसान हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप अब अपडेट कर लीजिए अगर आपने पुराना पढ़ रखा है तो। चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर का। तो इसमें कौन आता है? तो इसमें आपके MD कौन है इस समय? IMF की मैंने पहले ही बताया कौन है? क्रिस्टीन लगार्डे। तो ये IMF की क्या है? डायरेक्टर हैं। तो इनका जो पद है वो क्या है? IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर का है। सारा कार्यभार इन्हीं के ऊपर है। यही आप समझ लीजिए एक तरीके से IMF की क्या है? हेड हैं। तो इनकी फ़ोटो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ये हैं इस समय मैनेजिंग डायरेक्टर। और इनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 5 साल का इनका कार्यकाल लगभग होता है। और इनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार इनको अपॉइंट कर दिया गया, 5 साल का टेन्योर इनका ख़त्म हुआ तो फिर से इनको नहीं लाया जा सकता है। तो इनको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। सिर्फ इनको नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी बनेगा IMF का उसे रीअपॉइंट किया जा सकता है और एक बार अपॉइंटमेंट के बाद वो 5 साल के लिए वहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर बनता है। तो ये तो थे आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी थी। आपने अगर पुराना पढ़ रखा है तो कुछ चीज़ें अभी नई नई ऐड हुई हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा। एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस जो अभी चल रही हैं, यहाँ तक कि अक्टूबर 2016 तक जो चेंजेस हुए सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि IMF का फंक्शन क्या होगा, कि IMF क्या काम करेगा। तो अगर हम देखें IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में बहुत सारे लोगों को क्या होती है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है कि दोनों का काम क्या होता है। देखिए वर्ल्ड बैंक आपका क्या काम करेगा और IMF आपका क्या काम करेगा, इसमें डिफरेंस है। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? वर्ल्ड बैंक का काम है कि जो भी आपके अल्प विकसित या
जो आपके विकसित हो रहे देश हैं उन सबको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, ताकि उनके वहाँ यहाँ पे क्या हो सके, डेवलपमेंट का काम हो सके। ठीक है, जैसे आप देखते हैं हमको वर्ल्ड बैंक से फ़ंड मिला है किसी बीमारी से लड़ने के लिए, हमको वर्ल्ड बैंक से फ़ंड मिला है रोड बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, तो वो सारे फंड डेवलपमेंट के लिए जो किसी देश के ज़रूरी होते हैं ताकि उसको आगे बढ़ाया जा सके, वहाँ पे लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके। तो सारी काम जो होते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंट का, वो कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। आईएमएफ का काम क्या है, आईएमएफ का काम थोड़ा सा स्पेसिफिक है, मतलब थोड़ा सा फिक्स क्या है कि ये आपका केवल जो ट्रेड है या जो मनी करेंसी फाइनेंशियल कंडीशन है या इकोनॉमिक जो कंडीशन है किसी देश की, उससे ये डील करता है। ये भी आपको लोन देगा, किसी भी देश को लोन देगा, लेकिन वो लोन किससे होगा कि अगर उस देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट, या जिसे हम शॉर्ट में बीओपी कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस अगर आ गई है तो उससे लड़ने के लिए क्या देगा, वहाँ पे आपको ये लोन देगा शॉर्ट टर्म के लिए। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगा। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी लोन देता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन देता है। तो यहाँ पे आईएमएफ शॉर्ट टर्म के लिए लोन देगा उन सारे देशों को, ताकि जो उनके जो इकॉनमी है उसको सुधारा जा सके, इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें सुधार लाया जा सके, या जो भी करेंसी की जो बातें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस ना हो, वो सारी चीज़ें बैलेंस में रहें। तो उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए और मेंटेन करने का काम आईएमएफ का होता है। किसी भी देश के डेवलपमेंट से मतलब नहीं कि वहाँ पे रोड बनी है कि नहीं बनी, उससे उसका मतलब नहीं है। इसका मतलब किससे, जीडीपी से उसका मतलब है। चलिए देखते हैं तो आईएमएफ का फंक्शन क्या है। पहला फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल फंक्शन है। फाइनेंशियल फंक्शन इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि दोनों के फाइनेंशियल फंक्शन में क्या डिफरेंस है। क्या है, इट फंक्शंस एज एन एजेंसी फॉर प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू मीट शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म बीओपी डिसइक्विलिब्रियम फेस्ड बाय द मेंबर कंट्री। कि जो भी आईएमएफ की मेंबर कंट्री हैं उनके अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ और पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, एक छोटा सा टॉपिक होता है, आपको बता दूंगा मैं, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है देशों में, तो अगर उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, वो जाएंगे आईएमएफ से क्या लेंगे, पैसा लेंगे, लोन वगैरह लेंगे, तो आईएमएफ उनको सिर्फ उस काम के लिए पैसा देगा। तो ये काम है आईएमएफ का पहला काम, और यही आपका मेन आपका फंक्शन होता है आईएमएफ का। दूसरा कुछ फंक्शंस और भी हैं, जैसे क्या है, कंसल्टेटिव फंक्शन। क्या है, कंसल्टेटिव फंक्शन में आता है कि इट फंक्शंस एज सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड अ सोर्स ऑफ काउंसिल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू इट्स मेंबर। मतलब जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको टेक्निकल असिस्टेंट देना, कॉपरेशन को बढ़ाना, इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ाना, ट्रेड को बढ़ाना एक दूसरे देशों के बीच में, तो वो सारा काम भी आईएमएफ ही करता है। और तीसरा एक फंक्शन क्या है, सर्विलांस का। सर्विलांस का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे कह लें या ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, कंट्री वाइज कहीं भी अगर ऐसा उसको लग रहा है कि हाँ इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आने वाली है, तो वो सारे देशों के ऊपर अपनी नज़र रखता है, कहाँ की इकोनॉमी बढ़ने वाली है, घटने वाली है, कहाँ पे क्या समस्या आने वाली है आर्थिक स्थिति से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों पे नज़र रखती है, और उसके लिए उस देश को चेतावनी भी देती रहती है कि आपके यहाँ ऐसा होने वाला है, इसलिए आप अपनी स्थिति में सुधार लाइए। तो ये सारा काम भी आईएमएफ का होता है। तो टोटल ये मेन आपके 3 फंक्शंस हैं, हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 फंक्शंस आप बस याद रखिए। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि आईएमएफ के फंक्शन क्या हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हम आ जाते हैं एसडीआर पे। एसडीआर का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये क्या है, अब एसडीआर क्या है, आपका आईएमएफ की करेंसी कहा जाता है इसे। एसडीआर को क्या कहा जाता है, आईएमएफ की करेंसी है। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी है, अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर है, वैसे हम कहते हैं आईएमएफ की करेंसी क्या है, एसडीआर या स्पेशल ड्राइंग राइट्स। दूसरे शब्दों में इसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पेपर गोल्ड अगर कहीं पे आता है टर्म तो उसका मतलब किससे है, एसडीआर से ही उसका मतलब होता है। अब ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स है क्या, कैसे बना, क्यों बना, ये सारी चीज़ें अब हमको समझनी होंगी। तो थोड़ा ध्यान लगा के सुनिएगा मेरी बातों को और समझने का प्रयास करिएगा। देखिए आईएमएफ जब बना तो आईएमएफ ने क्या किया कि जैसे आपका समझ लीजिए कि उसने कहा कि जितने भी देश हैं वो सब लोग मिल करके जैसी जैसी उनकी इकॉनमी है, मतलब जो विकसित देश हैं, जो बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, वो ज़्यादा पैसा दें इसको, ठीक है, ज़्यादा पैसा दें। जैसे आपका यूएसए हो गया, जापान हो गया, वो ज़्यादा पैसा देंगे। जो छोटे देश हैं, अविकसित देश हैं, या जो आपके विकासशील देश हैं इंडिया की तरह, उनका जो प्रपोर्शन है वो कम रहा।
मतलब क्या है कि आईएमएफ ने सब देशों से कहा कि आप सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, हमको आईएमएफ बनाना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाना है, तो इसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कौन देगा, कैसे देगा, वो बता दिया कि जिसकी इकॉनमी जितनी बड़ी उतना ज़्यादा उसका यहाँ पे हिस्सा होगा इस पैसे में, और इकॉनमी जिसकी छोटी है उसका उतना ही कम हिस्सा होगा। तो सारे देशों ने इस तरीके से मिलकर के इस आईएमएफ को बनाया। तो आईएमएफ जब ये बन गया आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसके लिए इन्होंने क्या बनाया कि आईएमएफ का जो हिस्सा है उसे कुछ इस तरीके से बांटा कि उसे कह दिया कि ये आपका क्या होगा, एसडीआर होगा। आईएमएफ का जो भी फंड है वो एसडीआर में नापा जाएगा। जैसे हमारे यहाँ इंडिया का जो फंड होगा किस में, रुपीज़ में नापा जाएगा, और देशों का उनकी मुद्रा में। तो आईएमएफ का जो फंड होगा वो एसडीआर में नापा जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे बड़ा हिस्सा किसका था इसमें, यूएसए का था। यूएसए के बाद आपका जापान आया था, और इस तरह से 5 कंट्रीज़ आपकी थी जिनका सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा था। यूएसए का लगभग आपका 17% था, जापान का आपका 6.5%, इस तरह से था। और इसके बाद आपका ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था। तो ये सारे जो बड़े बड़े देश थे इनका कोटा ज़्यादा बड़ा था। और अगर यूएसए का देखा जाए तो वो सबसे बड़ा कोटा था किसमें, आईएमएफ में। मतलब सबसे ज़्यादा दान किसने किया था, यूएसए ने ही किया था वहाँ पे। तो ऐसा यहाँ पे सिस्टम था कि जब शुरुआत में ये बात की गई थी, लगभग आप समझिए 1970 तक की ये बात बता रहा हूँ, इससे पहले की, इससे बाद की बात अभी बाद में करेंगे। तो उस समय क्या हुआ था कि एसडीआर की जो वैल्यू है वो कैसे नापी गई थी, वो बताया गया था कि 1 एसडीआर बराबर में कितना होगा, $1 के होगा। ठीक है, मतलब आपके पास $1 है तो 1 एसडीआर के बराबर समझा जाएगा। और इस $1 की कीमत कितनी होगी, 0.88 ग्राम्स गोल्ड के बराबर होगी। ठीक है, इसे पेपर गोल्ड इसीलिए कहते हैं। समझ में आया, मतलब आपके पास अगर 1 एसडीआर है तो उसे समझा जाता था कि आपके पास 0.88 ग्राम्स गोल्ड है। तो अब क्या हुआ, इसमें डिसाइड हुआ था कि जिसके पास जितना सोना होगा, जिसके चेस्ट में या कह लें जिसके तिजोरी में जितना सोना होगा जिस देश के, वो उतना ही मुद्रा छाप सकता है। मतलब जो आईएमएफ का मेंबर बन गया वो अपने मन मुताबिक मुद्राएं नहीं छाप सकता है। अगर आपके पास 0.88 ग्राम्स गोल्ड है तो आप $1 के बराबर अपनी मुद्रा छाप सकते हैं। मतलब अगर इंडिया का है तो इंडिया का मान लीजिए डॉलर नहीं छपता, यहाँ पे रुपये छपता था। तो उस समय तक $1 की कीमत मान लीजिए आपकी 20, 25 या 30 रुपये लगभग रही होगी। तो इंडिया के पास अगर 0.88 ग्राम्स गोल्ड है वो 30 रुपये की नोट तक वो वैल्यू की नोट को छाप सकता था। तो इस तरह की कहानी आपकी 1970 तक चल रही थी। तो इसका जो रेट है एसडीआर का किससे कनेक्टेड था आपका, वो कनेक्टेड था आपके यूएस डॉलर से कनेक्टेड था। तो यूएसए की जो फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ की, या आप कह लें वहाँ का जो फेडरल रिजर्व बैंक है, उसने क्या निर्धारित कर रखा था, या वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस थी, उसने क्या निर्धारित कर रखा था कि हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास क्या है $35 है, ठीक है, तो $35 होने के लिए कि $35 की मुद्रा हम छाप सकें, तो इसके लिए हमारे पास 1 औंस गोल्ड होना चाहिए। तो अगर हमारे पास 1 औंस गोल्ड है तो हम $35 तक की मुद्रा को छाप सकते हैं। ये आपका किसका ये कहना था, ये आपका कहना था फेडरल बैंक ऑफ यूएसए का। ठीक है, तो फेडरल बैंक ऑफ यूएसए कह लें या फेडरल रिजर्व बैंक कह लें, तो उसका ये कहना था, फेडरल रिजर्व बैंक कह लें, तो उसने कहा था कि अगर 1 औंस गोल्ड है तो $35 हम छाप सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड किससे थी, आपकी यूएसए से कनेक्टेड थी। तो ये जब यहाँ पे स्कीम लाई गई थी आपकी एसडीआर वाली 1970 से पहले, तो उसके तहत ये भी कहा गया था, क्या कहा गया था कि अगर कोई देश आकर के फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए या फेडरल रिजर्व बैंक में आके अगर वो अपना पैसा देता है $35, तो ये जो फेडरल रिजर्व बैंक है ये उसे 1 औंस गोल्ड भी दे देगा। ठीक है, ऐसी कुछ बात भी वहाँ पे निर्धारित थी। तो हुआ क्या, 1970 तक जो क्या हुआ कि कोल्ड वॉर आपकी स्टार्ट हो गई थी। कोल्ड वॉर आप सबको पता है, अमेरिका और रशिया के बीच में स्टार्ट थी कोल्ड वॉर। की क्या था कि दोनों देश अपने आप को दादा साबित करने के लिए पूरी दुनिया का, मतलब पूरी दुनिया पे किसका कब्जा हो, सबसे शक्तिशाली कौन होगा, ये साबित करने के लिए दोनों ही देश भिड़े हुए थे और सारे देशों को अपने अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे थे। अमेरिका अपनी तरफ से और रशिया अपनी तरफ से। तो इसमें क्या था कि अमेरिका और रशिया दोनों ने ही अपना जो साजो सामान है युद्ध से रिलेटेड उस पर बहुत ज़्यादा खर्च किया, और देशों को अपने पास लाने के लिए उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्च किया। तो इससे क्या हुआ कि जो इन्फ्लेशन है वो क्या हुआ, बढ़ गया।
पूरे विश्व में जो इन्फ्लेशन की दर थी वो बढ़ गई। तो इस इन्फ्लेशन की दर का प्रभाव आपके गोल्ड पर भी पड़ा। तो क्या हुआ कि जो गोल्ड था वो अब 1 आउंस का जो गोल्ड था इस समय तक वो कितने का बिक रहा था, मार्केट प्राइस उसकी थी $40। लेकिन फेडरल रिजर्व बैंक क्या कहता था कि $35 अगर हमको छापना है तो 1 आउंस गोल्ड होना चाहिए। तो बाकी के जो देश थे अब क्या करते थे कि वो लेकर के आते थे $35, इनको देते थे, किसको, मान लीजिए फेडरल रिजर्व बैंक है आपका यूएसए का, इसको $35 देते थे, 1 आउंस गोल्ड इनसे निकाला, फिर 1 आउंस गोल्ड को मार्केट में जाके बेच दिया और क्या मिल गया उनको, $40 मिल गया। मतलब हर 1 आउंस पे उनको $5 का क्या हो रहा था, फ़ायदा हो रहा था बाकी देशों को। तो ये सब बातें जब अमेरिका को समझ में आई तो 1971 में ऐसा निर्णय किया गया कि अब हम ये जो आपकी चल रहा है क्या एसडीआर, या कह लें उस समय जो स्कीम थी उसे क्या कहा जाता था, गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रिजीम उसे कहा जाता था। तो इस हिसाब से इस स्कीम जो गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रिजीम थी इससे वो बाहर आ गया अमेरिका। उसने कहा मुझे ये सारा कार्यभार अब नहीं लेना है क्योंकि इससे हमारी कंट्री को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो वो इस सब चीज़ों से बाहर आ गया 1971 में। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति शायद निक्सन थे। तो निक्सन ने कहा कि हम इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब उन्होंने कहा कि हमको आपका ये कार्यभार नहीं लेना है कि हम यहाँ पे अब $35 डिसाइड करें, फिर हम ही को लोग आके उल्लू बनाएं और सारा फ़ायदा खुद उठाएं। तो वो इस सब अर्थव्यवस्था से बाहर निकल गए और उन्होंने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम अपना ली, जैसा कि हम भारत में हमारे हुआ 1992 के बाद में। पहले हमारे यहाँ भी फिक्स था, आपने पहले की वीडियोस देखी होंगी तो हमने देखा था ना कि $1 बराबर कितना रुपए रिजर्व बैंक को देना है, हमने पढ़ा हुआ था कि $1 बराबर ₹10 देना है या ₹20। लेकिन 1992 के बाद क्या हो गया, हमने मार्केट पे ही छोड़ दिया। तो यही काम अमेरिका ने किया 1971 के बाद, उसने भी क्या किया, मार्केट पे छोड़ दिया कि जैसा मार्केट का रेट होगा वैसे ही वो अपना मुद्रा को नापेंगे। तो यहाँ पे ये बातें हो रही थी 1970 तक। तो 1971 के बाद क्या हुआ कि फिर एसडीआर की वैल्यू का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, इसकी समस्या आई कि अब हम केवल अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं और केवल एक देश के ऊपर डिपेंडेंट होंगे तो या किसी भी देश के ऊपर जाएंगे तो उसके सामने ये समस्या तो प्रकट होगी ही होगी। तो क्या किया गया, इसमें सुधार लाया गया। क्या सुधार लाया गया उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। अब क्या होता है कि अब हमको अगर एक एसडीआर की वैल्यू की ज़रूरत होती है कि एक एसडीआर की वैल्यू कितनी है ये हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो पहले केवल डॉलर पे डिपेंडेंट था, लेकिन अब क्या है 5 कंट्रीज़ की आपको ज़रूरत होगी, मतलब 5 देशों की मुद्राओं की ज़रूरत होगी। और मुद्राएं कौन कौन सी हैं, पहला तो आपको डॉलर पता ही है, दूसरा क्या होगा, यूरो होगा, आपको पता है ये भी एक मजबूत मुद्रा है। उसके बाद क्या है, पाउंड स्टर्लिंग जिसको हम जानते हैं पाउंड, फिर क्या है, येन है, और उसके बाद कौन सी मुद्रा है आपकी, उसके बाद आपकी मुद्रा है युआन। ये आपकी मुद्राएं हैं। ये कितनी मुद्राएं हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। ये अभी अभी अक्टूबर 2016 से शामिल हुई है। ये चीन की मुद्रा है, आप सबको पता होगा। चाइना की मुद्रा है युआन। ये अभी अक्टूबर 2016 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है कि अब अगर हमको एसडीआर की वैल्यू निकालनी है तो युआन का जो एक्सचेंज रेट है उसको भी शामिल करना होगा। ठीक है, तो हमको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है एसडीआर का, वो कहीं पे पूछा नहीं जाएगा हमारे बैंक वगैरह से रिलेटेड एग्ज़ाम में। हाँ, अगर आप आईएएस आईएफएस या इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा आप जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बैंक वगैरह से ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में आने वाले नहीं हैं। लेकिन इतना आप जान के रखिए, ये अभी अभी ऐड हुआ है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है और वो केवल 4 मुद्राएं ही जोड़ते हैं। ये युआन भी ऐड हो गया है, तो आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं अगर पहले से आपने पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा है तो आप 5 ही कंट्रीज़ की मुद्राएं जान के रखिए। तो अभी भी जब एसडीआर का वैल्यूएशन होता है तो उसे हम डॉलर के रूप में रखते हैं, मतलब 1 एसडीआर बराबर कितने डॉलर होगा। पहले ये फिक्स होता था, ठीक है, कि अगर आपके पास 1 आउंस गोल्ड है तो $35 छाप सकते हैं। लेकिन अब क्या है, 1 एसडीआर की वैल्यू $1 ना रख करके अब उसे मार्केट पे छोड़ दिया गया है कि इन 5 देशों की मुद्राओं का जैसा भी एक्सचेंज रेट निकलेगा उस समय प्रेजेंट में, उसी के हिसाब से हम एक एसडीआर की वैल्यू को निकालेंगे। और एसडीआर की खासियत क्या होती है, एसडीआर की खासियत ये है कि अगर आपका मान लीजिए आ जाता है एक एसडीआर बराबर $1, मैं यहाँ पे ऐसे मान लेता हूँ, ऐसा है नहीं, ठीक है, $1 अगर निकल के आता है तो इस एसडीआर को आप किसी भी मेंबर कंट्री की करेंसी में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक एसडीआर है
तो अगर हम भारत में रहते हैं, हमारे पास एक SDR है और एक SDR बराबर कितना है, $1 है, तो हम देख लेंगे कि $1 की कीमत कितनी है। अगर 67 रुपीज़ है या पॉइंट समथिंग है तो हम एक SDR बराबर 67 रुपीज़ समझेंगे। तो SDR को किसी भी मेंबर कंट्री में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, तो इसके लिए कोई भी बाध्यता नहीं है कि आपके पास SDR है तो आप उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और आप SDR का उपयोग करके दूसरे देशों के साथ व्यापार भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है तो आप IMF में जाइए, वहाँ से लोन लीजिए, SDR को आप SDR में ही भुगतान कर दीजिए। तो जिस भी कंट्री को आप भुगतान करेंगे उसी की मुद्रा के बराबर ये SDR को आप कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती और हर जगह ये मान्यता प्राप्त भी है। तो हमने अभी देखा, क्या देखा इससे पहले, कि सारे देशों ने मिलकर के किसको बनाया, IMF को बनाया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया। एक ऐसा फंड है जो देशों को सहायता करता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग जमा करते हैं, सारे लोग ये जो इसमें पैसा लाके जमा करते हैं, सारे देश जिनको जितना कोटा अलॉट होता है सब लाके उतना जमा करते हैं। तो ये जो पैसा जमा करते हैं इसका होता क्या है, जैसे मान लीजिए इंडिया ने कुछ पैसा जमा किया है, कुछ पैसा आपके USA ने जमा किया हुआ है, तो इन सब लोगों का जो पैसा है, ऐसा नहीं कि हमने जमा कर दिया अब ये बेकार हो गया। इन सारे पैसों पे जैसे हमको क्या होता है, बैंक में हम जब पैसा जमा करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिलता है। वैसे इन देशों को भी इनकी जो जमा पूंजी यहाँ पे इकट्ठा है उस पे इनको इंटरेस्ट मिलता है। कितना मिलता है, वो है 0.05% का इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है, जो कि डिपॉजिटर कंट्रीज़ को दिया जाता है। ठीक उसी तरह अगर हम IMF से लोन लेते हैं, हम IMF से पैसा लेते हैं लोन में, उधारी में अगर पैसा लाते हैं तो हमको IMF को ब्याज देना भी पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे हमारे नॉर्मल बैंक के केस में होता है। तो अगर हम IMF से पैसा लाते हैं तो हमको 1.05% का ब्याज देना पड़ता है। ब्याज ही नहीं देना पड़ता है, जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लाया है वो भी देना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ 1.05% का ब्याज भी IMF को लौटाना पड़ता है। तो IMF का इस तरीके से कुछ काम चलता है। मतलब ऐसा नहीं कि फ्री फंड का आपको पैसा मिलता जाएगा, जो भी पैसा लोन पे लेके आएंगे उसका आपको 1.05% ब्याज भी देना होगा, और जो आपका जमा है वहाँ पे उस पर आपको 0.05% ब्याज मिलेगा भी। तो ये आपका काम होता है IMF का। ये देखिए आपका SDR का जो वैल्यूएशन होता है, ये IMF की वेबसाइट मैंने खोल रखी है। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि जो भी आपको करेंसी वैल्यू होती है SDR की, वो डिटरमाइन किस में की जाएगी, समिंग द वैल्यूज़ इन US डॉलर। मतलब अभी भी वो US डॉलर में ही आएगा। और ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, मार्केट एक्सचेंज रेट, और किसके ऊपर, US डॉलर, यूरो, जापानीज़ येन और पाउंड स्टर्लिंग, और आखिरी में देखिए अब आ गया है क्या, चाइनीज़ रेमिनबी। रेमिनबी आपकी करेंसी है चाइना की, जिसे युआन भी कहा जाता है, रेमिनबी भी। जैसे हमारे यहाँ क्या रुपया और पैसा कहा जाता है ना अलग अलग शब्दों में, तो वैसे ही यहाँ भी होता है। तो रेमिनबी कहीं पे लिखा हो, युआन लिखा हो, एक ही बात है। तो इन पांचों देशों को लेकर के बनता है और अभी भी उसे डॉलर में ही हम दिखाते हैं। और अगर मैं बात करूँ आज की मंडे 24 अक्टूबर की, तो यहाँ पे देखिए इन पाँचों करेंसीज के लिए निकाला गया है और अभी निकल के कितना आया है। अगर हम बात करें एक US डॉलर बराबर कितना SDR होगा, तो 0.72 और ये आगे वैल्यू लिखी हुई। इसी तरह अगर हम बात करते हैं एक SDR में कितना डॉलर होगा, तो 1.3736 ये आपका US डॉलर आज की ये निकल के आ रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे कैलकुलेशन होता है। अधिक जानकारी के लिए आप IMF की वेबसाइट खोल सकते हैं, आपको सारी जानकारियाँ यहाँ पे मिल जाएंगी। मेरे ख्याल से अब स्पेशल ड्राइंग राइट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या होता है, कैसे इसको डिसाइड किया गया, क्या क्या परिवर्तन लाए गए और अब प्रेजेंट में ये कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं IMF के रिफॉर्म्स के ऊपर। IMF के रिफॉर्म्स का मतलब क्या है कि IMF में अभी तक जो चीज़ें चल रही थी उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत थी। तो ये आपका 2010 से ये रिफॉर्म्स पेंडिंग थे और इसके लिए क्या थी, USA की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत थी, क्योंकि USA लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है, उसके पास सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स था। तो अगर USA पास नहीं करेगा इन रिफॉर्म्स को तो ये पास नहीं हो पा रहे थे। तो USA ने कि कांग्रेस ने अब इन रिफॉर्म्स को पास कर दिया है, तो अब ये रिफॉर्म्स लागू हो गए हैं। यहाँ पे नीचे आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, ये आपका IMF का जो YouTube का चैनल है वहाँ से ये वीडियो मैंने लिया हुआ है कि रिफॉर्म्स क्या हुए हैं। इसमें 2 या 2.5 मिनट में बताने की कोशिश की गई है, तो इसे आप एक बार देखिए, फिर इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। The 188 member countries of the IMF have enacted a major modernization of the fund's governance.
The realignment will give more say to many of the past decade's fastest growing countries, Brazil, China, India, and Russia. These 4 countries will now be among the top 10 shareholders of the IMF. The IMF membership enacted the reform in response to changes in the global economy, as emerging markets countries have experienced strong growth and now play a much larger role in financial markets and trade. To be effective, the IMF must represent the interests of all 188 of its member countries, from the smallest shareholder, Tuvalu, to its largest shareholder, the United States. Unlike the General Assembly of the United Nations, where each country has one vote, decision-making at the IMF was designed to reflect the position of each member country in the global economy. Each IMF member country is assigned a quota that determines its financial commitment to the IMF, as well as its voting power. Total quotas are now being doubled, strengthening the IMF's capacity to respond to crisis and meet the needs of its member countries. The reforms also shift more than 6% of quota shares to dynamic emerging market and developing countries. The reform contains measures to protect the voice of the poorest countries of the IMF. Without these measures, this group of countries would have seen voting shares decline. The reform includes a reorganization of the IMF's 24-member executive board. There will be 2 fewer seats for advanced European countries, seats that will go to emerging market and developing countries instead, and all executive directors will have to be elected, providing for better representation and policy debate. The reform enters into force now that countries representing 85% of total voting power have accepted the proposed amendment. तो वीडियो मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा। ये आईएमएफ का ही वीडियो था जिसमें बताया गया था कि रिफॉर्म्स जो आए हैं इससे क्या परिवर्तन हुए हैं। चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा परिवर्तन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, गिव बूस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया एंड इंक्रीजेस देयर पावर एंड ग्रेटर से इन, यहाँ पे आईएमएफ होगा। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कि जो भी आपकी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं जो आगे बढ़ रही हैं, जैसे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, रशिया, इन सब की जो पावर्स हैं उनको भी बढ़ाया गया है, इनका जो कोटा है उसे भी बढ़ाया गया है इस रिफॉर्म के द्वारा। और कैसे है, यहाँ पे ज़्यादातर तो आपसे इंडिया के बारे में ही पूछताछ होगी, या तो इंडिया के बारे में पूछेंगे या फिर आईएमएफ में जो सबसे टॉप पे है यूएसए उसके बारे में पूछेंगे। बीच की चीज़ों को आप स्किप कर सकते। तो यहाँ पे आप देखेंगे परिवर्तन क्या हुआ है। तो तीसरा पॉइंट आपको ये दिखाएगा कि इंडिया का जो वोटिंग राइट है वो 0.3% बढ़ा दिया गया है। पहले ये 2.3% था, लेकिन अब क्या हो गया है 2.6% इंडिया का वोटिंग राइट। इसी तरह चाइना का जो वोटिंग राइट है वो 2.2% बढ़ गया है। पहले 3.8% था, अब कितना हो गया 6% के आसपास ये पहुंच गया है। तो ये सारे परिवर्तन हुए हैं आईएमएफ के रिफॉर्म्स के द्वारा। तो ये जो देश हैं इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, अब जितने जब जैसे भारत, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, ये सब टॉप 10 आईएमएफ की कंट्रीज़ में शामिल हो गए हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो आप वोटिंग राइट्स से ये सारी चीज़ें हैं कि आईएमएफ में कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वोटिंग राइट्स के आधार पे ही ये डिसीजन होते हैं। सब देश का अपना वोट परसेंट है कि इंडिया अगर वोट करेगा तो उसका कितना परसेंट माना जाएगा, इस हिसाब से सारे ये वोटिंग राइट्स रखे गए हैं। तो अगर आपके पास वोटिंग राइट अधिक है आईएमएफ में तो आपका जो पकड़ है आईएमएफ में वो ज़्यादा है, आपकी पावर ज़्यादा है आईएमएफ में। तो ये सब बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो और ये राइट्स कैसे दिए जाते हैं, आपका एसडीआर का कोटा जितना अधिक है आपको वैसे ही वोटिंग राइट्स भी दिए जाएंगे। और आपका एक जो सबसे बड़ा यहाँ पे रिफॉर्म क्या था वो गवर्नेंस में था। आईएमएफ की गवर्नेंस का रिफॉर्म क्या है कि जो भी आपके एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जिसमें आपके लगभग 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आते हैं, अब उन सभी का क्या होगा, आपका इलेक्शन होगा। पहले 5 लोगों की या 5 देशों की सीटें क्या होती थी, रिजर्व होती थी। तो इस रिजर्वेशन को ख़त्म किया गया है। अब सभी देश इलेक्टेड होंगे ताकि जो जैसे वीडियो में बताया गया था कि जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं या जो भी डिबेट रिलेटेड मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को बहुत ही अच्छे
तरीके से निपटाया जा सके या उनका जो समाधान है किसी भी समस्या का बहुत अच्छे तरीके से निकल सके। कोई रिजर्वेशन नहीं है, सारी की सारी चीज़ें इलेक्शन के द्वारा ही यहाँ पे होंगी। तो ये आपके कुछ मेजर रिफॉर्म्स थे, इनको आप याद रखिए, एग्जाम में आ सकते हैं तो आप बता सकते हैं और आपको एक आइडिया होगा तो अच्छी नॉलेज भी होगी आईएमएफ के बारे में। तो अगर कहीं से घुमा के क्वेश्चन भी आता है तो आप इसे बता सकते हैं ईजिली। तो मेरे ख्याल से रिफॉर्म्स के बारे में आप समझ गए होंगे। तो रिफॉर्म्स में जैसा बताया गया था, आपने वीडियो देखा होगा कि आपका जैसे यहाँ पे टोटल अगर कोटा देखा जाएगा तो 100% का ही कोटा होगा, ठीक है। तो अगर हम किसी भी देश का कोटा बढ़ाएंगे, अगर हमने इंडिया का कोटा 0.3% बढ़ा दिया है तो किसी ना किसी देश का कोटा कम भी करना होगा, तभी तो एक का कोटा बढ़ेगा। 100% से अधिक हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे कोटा किसका कम किया गया है? जैसे अमेरिका का कोटा कम किया गया है, लेकिन इन जो देश हैं इनका कोटा बहुत कम, मतलब बहुत थोड़ा ही कम किया गया है। बाकी जो गरीब देश हैं उनके कोटे में बहुत ज़्यादा कमी लाई गई है। तो ये उनका कोटा छीना गया है और ये सारे कोटे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं इनको दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको अब समझ में आया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हम कोटा सिस्टम की कि क्या होता है कोटा सिस्टम, किस देश को कितना राइट प्राप्त है और कितना उसका परसेंटेज कोटा है। तो आईएमएफ के कोटा की अगर बात की जाए तो सबसे टॉप नंबर पे आपका कौन आता है? यूएसए। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया कौन से नंबर पे है? पहले इंडिया 11वें नंबर पे था, लेकिन अब इंडिया कौन से नंबर पे है? 8वें नंबर पे आ गया है इंडिया, ओके, आईएमएफ के कोटा में। अगर इस बात को आप देखना चाहें तो आपको मैं दिखाता हूँ विकीपीडिया से, वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, इसकी डिटेल में जानकारी है, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये आपके सामने लिस्ट दिख रही होगी आपको। यहाँ पे जो मेंबर कंट्री नाम लिखे हैं उनका एसडीआर में कोटा कितना है वो लिखा हुआ है, टोटल देखना चाहें, और यहाँ पे उसी का परसेंटेज लिखा हुआ है। और सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है वो क्या दिखाता है? उनका वोटिंग परसेंट कितना है। तो अगर हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो पहले इसका जो वोटिंग परसेंट था वो ज़्यादा था, तो अब उसे 16.73 कर दिया गया, थोड़ी सी कमी लाई गई है। वहीं पे अगर इंडिया को देखें आप तो इसका वोटिंग परसेंट देखिए कितना है, 2.67 अब बन गया है। और ये कौन से नंबर पे है? देखिए 8वें नंबर पे आपका इंडिया आ रहा है। और इसका कोटा कितना है? 2.79% इसका कोटा है इंडिया का। कोटा का मतलब क्या है कि इतना एसडीआर इंडिया के पास है और उस हिसाब से इतनी पावर यहाँ पे दी गई है इंडिया को, वोटिंग पावर है ये। तो यहाँ पे आप टॉप 10 में देखें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ये सारे देश अब आ गए हैं। पहले ये बाहर थे, इंडिया तो 11वें नंबर पे था लेकिन अब 8वें नंबर पे पहुंच गया है। इसी तरह चाइना ने तो लंबी छलांग लगाई है, वो तीसरे नंबर की कंट्री बन गया है। यूनाइटेड स्टेट्स पहले पे है, फिर जापान है और उसके बाद क्या है? चाइना। और चाइना का वोटिंग परसेंट 6.16% यहाँ पे आता है। तो ये आपकी टेबल है जिसमें आपको ज़रूरी क्या है, आपसे यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में पूछा जा सकता है, पड़ोसी देश क्या है चाइना के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर हमारे देश के बारे में ही पूछा जा सकता है। तो इन तीनों का तो आप समझ के रखिए कि क्या क्या इनके परसेंटेज हैं, कोटा कितना है और कैसे ये काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कोटा किसका कितना है। पहले पे यूएसए है, फिर क्या है? जापान है, तीसरे नंबर पे कौन पहुंच गया है? चाइना पहुंच गया है, और इंडिया है 8वें नंबर पे। तो ये आपका आईएमएफ का कोटा है, जिसका जितना कोटा है उसको उतने वोटिंग परसेंटेज मिले हैं, और जिसको जितना वोटिंग परसेंटेज है उसकी उतनी पावर है आईएमएफ के अंदर। तो ये आपको समझने वाली बात थी, ये आपको अब समझ में आ गई होगी। तो ये तो था पूरी जानकारी आईएमएफ के बारे में। एक छोटा सा मैं आपको रिवीजन करा दूं तो आपको बातें और क्लियर हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं, जल्दी जल्दी से समझते हैं कि 1944 में आपका ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसके तहत आईएमएफ का उदय हुआ। और आईएमएफ को क्यों बनाया गया? ताकि जो भी देश की, सभी देशों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको सुधार लाया जा सके और ट्रेड वगैरह को बढ़ाया जा सके। तो इसलिए आईएमएफ का उदय हुआ। आईएमएफ बना तो आईएमएफ में बहुत सारे लोगों ने अपना क्या किया? पैसा लगाया ताकि इस फंड को क्रिएट किया जा सके। तो बहुत सारे देशों ने जितना पैसा लगाया उसको उस पर कितना मिलता है? जिस देश का जितना भी उसका कंट्रीब्यूशन होगा उसको उसके हिसाब से क्या होगा? वोटिंग राइट्स दिया गया है, उसको उतना पावर मिलेगी। और जितना उसने पैसा जमा किया उस पर उसको 0.05% का ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आईएमएफ से आप क्या लेते हैं? लोन लेते हैं, तो लोन की जो ब्याज दर आपको कितनी देनी पड़ेगी? 1.05% की ब्याज दर आपको लोन की देनी पड़ेगी। तो ये आपका आईएमएफ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में है इसका हेडक्वार्टर। और अगर बात करते हैं इसके हेड कौन है, एमडी कौन है, तो वो कौन है? आपकी क्रिस्टीन लगार्डे इसकी एमडी या हेड आप कह सकते हैं। इसमें टोटल कितने देश हैं? तो 189 टोटल कंट्रीज़ हैं। अगर बात की जाए सबसे नया देश कौन सा बना है तो वो कौन सा है? साउथ सूडान है। और ये शायद 2012 में इसने अपना मेंबरशिप ली थी आईएमएफ की। इस बात को आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। साउथ सूडान तो पता है,
उसका डेट नहीं पता है मुझे, शायद 2012 है जहाँ तक मुझे याद है। तो ये 189 कंट्रीज़ हैं। इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, तो मेंबर्स आपके गवर्निंग बॉडी में आपके 189 नंबर्स हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कितने हैं, 24 हैं। और इसमें 8 देशों के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो केवल एक ही कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो 8 देश आपके कौन कौन से हैं, वो हैं आपके यूएसए, ब्रिटेन, यूके कह लीजिए, फ्रांस कह लीजिए, जर्मनी, चाइना, सऊदी अरेबिया, रशिया, और एक देश आपका कौन सा छूट रहा है यहाँ पे, जापान। तो ये 8 देश हैं जिनका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा वो उसी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। भारत के बारे में अगर बात की जाए, भारत के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है IMF का, तो उनका क्या नाम है, सुबीर गोकरण नाम है उनका। ठीक है, तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट डिटेल हैं आपको याद रखनी होंगी। SDR क्या है, SDR1 SDR बराबर कितना होता है, तो अभी हमने देखा कितना था, $1.37 चल रहा था एक SDR की कीमत। और ये निकाली किस पे जाती है, 5 देशों की यहाँ पे मुद्रा लगती है, एक्सचेंज रेट लगता है इसको निकालने के लिए। कौन कौन से, एक तो डॉलर हो गया, दूसरा कौन सा है आपका यूरो हो गया, तीसरा कौन सा है आपका येन हो गया, और चाइना की जो करेंसी है उसे अब हाल ही में शामिल किया गया है, युआन कह लीजिए या रेमनबी कह लीजिए। और आपका पांचवा कौन सा है, पाउंड स्टर्लिंग, जो कि आपकी ब्रिटेन की करेंसी है, उसे शामिल किया गया। तो इन पांचों का जो एक्सचेंज रेट होगा उसके आधार पे निकाला जाए। कैलकुलेशन कैसी होती है ये जानने की ज़रूरत नहीं है, वेटेड एवरेज वगैरह निकाला जाता है। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे वो तो समझ सकते हैं, बाकी लोगों के लिए थोड़ी दिक्कत की बात होगी, पूछा भी नहीं जाता है। तो ये आपकी मेन बातें थी। रिफॉर्म्स क्या थे आपके, रिफॉर्म्स में पहला रिफॉर्म क्या हुआ था कि इंडिया का 0.3% वोटिंग शेयर बढ़ गया, अब कितना हो गया, 2.67% हो गया। इसी तरह चाइना का 2.2% बढ़ गया और ये आपका 6% के आसपास पहुंच गया है। तो ये आपके मेजर रिफॉर्म्स थे। और क्या था, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो थे आपके 24, इन सब का अब क्या होगा, इलेक्शन होगा। जो रिजर्वेशन था उसे क्या कर दिया गया है, ख़त्म। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो एक फाइनेंशियल फंक्शन है कि जो भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है उससे निपटने में हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन क्या है इसका, सर्विलांस करता है सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था है उस पर। तीसरा जो फंक्शन है इसका जो होता है, कंसल्ट करता है देशों को, ट्रेनिंग देता है, टेक्निकल असिस्टेंट देता है। ये इसके क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। तो IMF के बारे में ये सारी जानकारी अगर आपको पता है तो आपसे अगर IMF के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। जहाँ तक करंट की बात होती है कि करंट में क्या चल रहा है, तो वो आपको करंट अफेयर से पढ़ना होगा। बाकी जो स्टैटिक है वो यही है, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं और आप इनको याद रखिए ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। अब ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप बैंक PO का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे SBI PO का एग्ज़ाम दे रहे हों, या फिर आप चाहे RRB का एग्ज़ाम दे रहे हों, किसी भी बैंक का एग्ज़ाम देंगे, आपको ये सारी चीज़ें याद रखेंगी होंगी तो आप बहुत ही आसानी से ये सारी बातों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर निकल के आता है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आसानी से आंसर को। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप बताइएगा कि पसंद आया कि नहीं आया, ताकि मैं और भी बैंकिंग अवेयरनेस पे वीडियो आपके लिए ला सकूं इसी तरह की, जिससे आपको हेल्प मिल सके। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, लाइक करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आया है। दोस्तों के साथ भी अपने शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि बैंकिंग अवेयरनेस में IMF वगैरह के फंक्शन क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।